कुछ सुने चट्टानों के बारे में? हेलो, चलो ठीक है, फिर बाद में भेज देते क्लास में। ठीक ठीक। क्या है चट्टाने? हैं? तेज बोलो। हमसे तो आप लोग सोचते हैं खूब चिल्ला के बताएं, खुद इतना धीमे धीमे तो खड़े होके बताओ। बोलो बोलो बोलो। सतह पर पाए जाने वाले कठोर सतह पदार्थ। चट्टाने, पहले जी तो ये निकाल दीजिए दिमाग से कि केवल कठोर होती हैं। चट्टाने मुलायम भी हो सकती हैं। ठीक है, वो चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कोई ऐसा पदार्थ तो ठोस भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, और किसी भी नेचर का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि चट्टान का मतलब कि ईंटें पत्थर है, समझ गए? जैसे खड़िया मिट्टी है, वो भी तो एक तरह की चट्टान ही है। खड़िया मिट्टी है, वो भी चट्टान का ही एक रूप है। ठीक है, तो कठोर ही नहीं, वो मुलायम भी हो सकती हैं जो। चलो लिखो परिभाषा थोड़ा सा। देखो, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, क्रस्ट से आप लोग परिचित हैं ही। अब क्रस्ट या भूपर्पटी, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वह कठोर हो या मुलायम हो, या फिर किसी भी रंग रूप के हों, या फिर किसी रंग रूप के हों, चाहे किसी किसी भी रंग रूप के हों। चट्टाने एक या एक से अधिक, चट्टाने एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों का समुच्चय हैं। चट्टाने एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों का समुच्चय हैं। समुच्चय मतलब समूह। तो उतनी गर्मी नहीं है ना। तो यानी एक बात क्लियर हो गई कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में, विशेषकर क्रस्ट जो है आपका, ठीक है, उसमें पाए जाने वाले कठोर चीजें, मुलायम चीजें, किसी भी रंग रूप की चीजें, वो सब क्या है? पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। तो पदार्थ बेसिकली क्या है? खनिज पदार्थों का एक समूह है या समुच्चय है जो, ठीक है, जिसको उसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है या निर्माण प्रक्रिया है, उसके आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है जो। कितने भागों में? 3 भागों में जो, कि किस प्रकार से कोई चट्टान जो है निर्मित हो रही है। कुछ चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है, लाखों करोड़ों वर्षों की बात होती है। और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। चाहे वो अवसादी चट्टान है, चाहे आग्नेय चट्टाने हैं, चाहे रूपांतरित चट्टाने हैं, सभी की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है जो। और उस प्रक्रिया के दौरान ही या प्रक्रिया के कारण ही विभिन्न तरह की चट्टानें अलग अलग प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप मैदानी प्रदेशों में देखेंगे तो मैदानी प्रदेशों में मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों का निक्षेपण है, यानी नदियों के द्वारा या जल के द्वारा परिवहन करके चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े या रवे जो पानी के साथ बहते हुए आके किसी एक स्थान पे जम जाते हैं। अब कहाँ जमेंगे? जो मैदान है जहाँ पे नदियों की जो बहने की दर है वो कम होगी, वहीं जमेंगे। ठीक है, तो पूरा उत्तर भारत अगर आप देखेंगे, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ से गंगा उसकी बेसिन है, जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ पे एक तरह का अवसाद जमा है, जो जिसको हम लोग अवसादी चट्टान के रूप में कहते हैं। लेकिन इसी उत्तर भारत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो रेगिस्तान भी है। अब रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? रेगिस्तान की विशेषता होती है कि वहाँ पे तापमान जो होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा रहेगा और रात में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। यानी उसको भौगोलिक शब्दावली में अगर कहा जाए तो तापांतर, ठीक है, भौगोलिक शब्दावली में उसको कहा जाता है तापांतर। यानी रात और दिन के तापमान में न्यूनतम और अधिकतम कितना अंतर है, यानी रात में औसत तापमान कितना है और दिन में औसत तापमान कितना है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, क्या हो बेटा, कुछ गायब हो गया क्या है? दे दो भाई अटेंडेंस शीट। लोग दिमाग में क्या चल रहा है, जो है क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है। दिमागी रूप से आप लोग स्थिर ही नहीं हैं, ठीक है। इसमें कोई लगन वगन भी नहीं चल रही है कि कहीं न्योता उता करने जाना है, बिल्कुल दिमाग उसमें लगा हुआ है, ठीक है। अभी स्थिर कीजिए दिमाग को। अभी आप थोड़ी देर के लिए, 1-आध घंटे के लिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आज हम बिना खत्म किए टॉपिक जाने नहीं देंगे, ठीक है, ये मान के चलिएगा। आज तक रो देंगे आज जो है, चाहे तो जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लास आधे घंटे में भी खत्म ओवर हो सकती है, ठीक है। इसी में अटेंडेंस, भूख, प्यास सब लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी जो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि नेचर एक ही है। देखिए, पूरा उत्तर भारत का अगर देखेंगे तो लगभग जो सतह है वो एक ही तरह की है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग किस्म का पड़ता है, ठीक है। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे अवसादों का जमा हो गया है, और जहाँ पे नदियों का बहाव कम है और जलवायु भी वहाँ पे कम है, वर्षा कम हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, वहाँ पे जो आप देखेंगे तो बालू के कण आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि रेगिस्तान में बालू के कण क्यों बनते हैं, जो ठीक है, बालू के कण जो है वहाँ क्यों बनते हैं, ऐसा क्या कारण है कि बालू के कण बनते हैं? ऐसा किसी जगह पे बारिश अगर ना हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ बालू के कण ही बन जाएंगे। तो उसका सबसे मेजर कारण ये होता है तापांतर। किसी भी चीज़ में तापमान तुरंत अगर बदलेगा तो वो चीज़ें जल्दी भंगुर हो जाएंगी, यानी टूटने की उनकी जो प्रबल संभावना है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि तापमान जब बढ़ता है तो कोई भी पदार्थ हो उसका प्रसार होता है, यानी उसका जो गैप है वो बढ़ जाता है जो। और जैसे तापमान कम होता है तो चीज़ें सिकुड़ जाती हैं जो। अब बार बार अगर अब दिन भर में ही एक बार चट्टानें फैल रही हैं, एक बार थोड़ा सिकुड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें भंगुरता आएगी और वो टूट जाएंगे जो। और इसी प्रक्रिया के कारण जो है चट्टानें जो है टूट फूट के बालू के कण के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। नई बात समझिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भैया चाय पीने के बाद तुरंत पानी मत पियो। पानी से उनकी दुश्मनी नहीं है डॉक्टरों की, ठीक है। वो इसलिए कहते हैं कि चाय आप पीते हैं तो मुंह आपका पूरा गर्म होता है, दांत आपके थोड़ा हीट होते हैं, और तुरंत फ्रिज से निकाल के बोतल पानी गटक लिए, ठंड ठंड बिल्कुल चिल्ड, है नहीं। तो अब क्या हुआ, तुरंत वो जो है सिकुड़ गया जो, यानी ठंड जो है, ये आप ध्यान रखिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि ठंड कोई चीज़ होगा तो वो सिकुड़ जाता है, और गर्म होगा तो उसके अणु जो है क्रियाशील हो जाते हैं तो वो विस्तारित हो जाता है जो। जैसे हर पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, छोटा छोटा पदार्थ है तो विभिन्न अणुओं का सही समूह है जो है, विभिन्न अणुओं का ही समूह है। एक पदार्थ मान लो ये है, अब अगर ये ठंड होगा तो सिकुड़ेगा, और गर्म होगा तो विस्तार होगा इसका जो। और अगर ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है, अब दिन भर में 2 बार हो रही है, ठीक है, तो ये संभावना है कि ये इसके जो कण हैं वो बिखर जाएं। एक तो पानी भी नहीं बरस रहा है कि जुड़े रह जाएं, पानी भी नहीं बरस रहा है, और दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर दिन और रात का अंतर जो है टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा है जो, तो टुकड़ों में उसके जो अणु हों वो बिखर जाएंगे जो। तो इसलिए कहता है कि चाय पीने के बाद तुरंत पानी ना पियो भैया, क्योंकि उससे आपके दांत जो है खराब हो सकते हैं, यानी दांत का जोड़ है वो कमज़ोर हो सकता है। ये नहीं कि तुरंत गल के निकल जाएगा, लेकिन अगर 2-4 साल अगर आप ऐसा करते हैं तो संभावना है कि दांत आपके हिलने लगें या कमज़ोर हो जाएं जी। तो इसलिए तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए जी। इतना तो बेसिक चीज़ आप लोग जानते ही हैं जो है। तो चट्टानों के संदर्भ में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ लागू होती है जी।
चट्टानों के संदर्भ में भी सेम यही चीज लागू होती है। चट्टानें सतह पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी शक्तियों के द्वारा, जैसे बहता हुआ जल है, कहीं पे हिमस्खलन हो रहा है, कहीं पे वायु बहुत तेज चल रही है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ये सब परिवहन का काम करते हैं। जैसे पानी है, पानी बहुत सारे चट्टानों को काट पीट करके उसके साथ घुल करके और बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चट्टानों का ट्रांसफर कर देता है। हवा है, अब रेगिस्तानी प्रदेशों का ही उदाहरण फिर ले लेते हैं। हवा है, जब बहुत तेज चलती है तो धूल के साथ में जो रेगिस्तानी मृदा है वो भी उसके साथ में बह के दूसरे क्षेत्रों में विस्तारित हो जाती है। जो अब इससे क्या हो रहा है, इससे मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है, जो वो भी एक ट्रांसपोर्ट है। जो इसलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ भारत में रेगिस्तान है वहाँ पे सरकार दो काम कर रही है कि जितने क्षेत्रों में रेगिस्तान है उसके चारों तरफ वृक्षारोपण बहुत तेजी से करवा रही है। देखिए आपके मेंस में भी कई बार पूछा गया है प्रश्न जो है भारत में मरुस्थलीकरण के विस्तार कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं। जो ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि वृक्षारोपण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और या तो कोई आप दीवार उवाल खड़ी करें कि उधर की धूल उड़ के जो है दूसरे क्षेत्रों में ना विस्तारित हो, जिससे मरुस्थलीकरण ना बढ़े। जो मरुस्थलीकरण होगा तो देश में खाद्यान्न की जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि दिनों दिन हमारी आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है और खेत कम हो रहे हैं और ऊपर से मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा तो समस्याएं हो सकती है। इसी प्रकार से हिमस्खलन होता है, यानी जो बर्फ होती है, बर्फ के टुकड़े होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब खिसकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी चट्टानों में घर्षण के कारण जो है, रगड़ के कारण टूट फूट होती है, वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह का आप अगर तटीय क्षेत्रों में देखेंगे, भारत के संदर्भ में, हर देश के संदर्भ में भी तटीय क्षेत्रों में भी देखेंगे तो ज्वार भाटा के समय, ठीक है, तेजी से पानी आएगा और फिर वापस तेजी से हो जाएगा। जो है तो कम से कम कुछ मृदा को काट पीट के लेके जाएगा। जो है ठीक है, कुछ को काट के लाएगा, कुछ अवसाद ला के किनारे पे छोड़ देगा। जो है ठीक है, तो अब ये सब क्या है, ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं किसके, चट्टानों के। जो है अब ये जो मोड हैं, ठीक है, ये चट्टानों की प्रकृति को डिसाइड कर देते हैं। ये सब तो खैर बाद की बात हो गई, ठीक है। अब चट्टानें मूल रूप से क्या हैं, ठीक है, अब उस पर आते हैं। उनकी निर्माण प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उसमें 3 प्रकार की चट्टानें हम लोगों के पास हैं। जो परिभाषा समझ में आ गई सबको कि नहीं? पहले है आग्नेय चट्टान। आग्नेय, IGENOUS, इग्नियस चट्टान। दूसरा है अवसादी, अवसादी का मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा है रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये 3 तरह की चट्टानें आपकी हैं जो है, जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान बनती हैं। जो है इसमें आग्नेय चट्टान जो है ये सबसे मूलभूत चट्टान होती है, यानी जब आप देखेंगे ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो मूल जो चट्टान निकलती है वो आग्नेय चट्टान ही होती है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। और इन्हीं दोनों चट्टानों के वियोजन, विघटन या रूपांतरण से क्या होता है, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का जन्म होता है। जो ठीक है, तो इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को। जो तो अब हेडिंग डालो, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। देखो, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आग्नेय चट्टानें, अंग्रेजी लिख लीजिएगा तीनों की, तो इसकी नहीं लिखें। रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। इसी को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। नहीं, आप लोग कहीं कायांतरित लिख दें तो भूल जाएं जो कायांतरित चट्टान, इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक। हाँ, तीसरा रूपांतरित या कायांतरित, दोनों एक ही शब्द है। रूपांतरित या कायांतरित, मेटामॉर्फिक, तीनों का नाम लिख लो, 1 2 3 करके लिख लिए। हो गया। अब आग्नेय चट्टानें, पहला हेडिंग डालो। ये विभाजन किसके आधार पर किया गया? निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। आग्नेय शब्द ही देखो, इसके शब्द में भी आप देखेंगे आग्नेय यानी आग, ठीक है। ये इग्निस एक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इग्निस का मतलब होता है आग, ठीक है। उसी से इसको बोला गया है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था, जो दुर्बलता मंडल है जहाँ से लावा वगैरह बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो मूल चट्टान अगर आपको आग्नेय चट्टान देखना है, ठीक है, तो आप ज्वालामुखी के उद्गार के पास जाके इसको देख सकते हैं। और ज्वालामुखी की घटनाएं अब तो बहुत कम जगहों पर होती हैं, कम क्या होती हैं, पर्याप्त, मतलब उतना नहीं होती। पहले क्या था कि पहले पृथ्वी जब निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी, ठीक है, तो उस समय बहुत भारी भारी मात्रा में ज्वालामुखी की घटनाएं इस पृथ्वी पे हुई हैं। जैसे भारत में भी उसके उदाहरण मौजूद हैं। भारत में आप लोगों ने सुना होगा दक्कन का पठार, कहाँ है? दक्कन का पठार कहाँ है? दक्कन ट्रैप जिसको बोला जाता है। पिछले साल मैं ही भारत का भूगोल पढ़ाया था, ठीक है। इसमें कितने लोग शामिल थे उसमें? कई कई लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो शामिल ही रहे होंगे जो। और दक्कन ट्रैप भी मैंने, हो ही नहीं सकता है कि इसको पढ़ाया ना हो जो, मतलब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं पढ़ाया ही हूँ। आप लोग नहीं पढ़े हैं दक्कन का पठार? आप नहीं थे, पीछे आप लोग जी, आप थे, ये थी, और इधर भी ये सब टोपी वाले, क्या नाम है, सोनल, ठीक है। दक्कन का पठार आपका मुख्य तौर पे महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक का कुछ हिस्सा शामिल है, दक्कन ट्रैप जिसको बोला जाता है। तो वो पूरा पठार ही ज्वालामुखी के कारण ही बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण जो है अंदर से तमाम जो है खनिज पदार्थ निकले और वो जाके विस्तारित हो गए, पूरा जो है विस्तारित हो गए और एक ट्रैप की भांति बन गया, जिसको हम लोग दक्कन ट्रैप नाम देते हैं, दक्कन का पठार भी कहते हैं जो, ठीक है। इस प्रकार की पूरे पृथ्वी के धरातल पे विश्व के तमाम देशों में इस प्रकार के पठार आपको देखने को मिल जाएंगे जो, ठीक है। जब भारी मात्रा में ज्वालामुखी की घटनाएं हो रही थी जो पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो, उसी प्रकार की, अब चूंकि ये प्राथमिक चट्टान इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे इसी चट्टान का निर्माण होता है जी। अब कायांतरण और अवसादी चट्टान, ये दोनों इसी के वियोजन और विघटन से बनती हैं जो, ठीक है। तो इसकी थोड़ा बहुत विशेषताएं और लिखिए आप। क्या लिखो? अभी हेडिंग खाली डाले हो, लिखो आग्नेय चट्टानें आग्नेय चट्टानें धरातल के नीचे स्थित, धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा, आग्नेय चट्टानें धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा, तप्त एवं तरल मैग्मा
तप्त एवं तरल मैग्मा। इसीलिए मैं लिख दिया हूं। मैं जानता था कि कई लोग पता नहीं क्या लिख लेंगे। ठीक है, तख्त कुछ लोग लिख लेंगे हैं? हाँ, तो तख्त नहीं, तप्त मैंने गर्म। ठीक है, तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ठोस हो जाने पर होती है। ठंडा होने के परिणाम स्वरूप ठोस हो जाने पर होती है। इन शैलों में, कहीं हम शैल बोलेंगे कहीं चट्टान बोलेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं। ठीक है, हाँ, इन शैलों में लोहा एवं मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की प्रधानता होती है। इन शैलों में लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की लोहा एवं मैग्नीशियम में लिख दे रहा हूं, लोहा एवं मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिजों की प्रधानता होती है। लोहा एवं सिलिकेट युक्त खनिजों की प्रधानता होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होने के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होने के कारण इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, के कारण ही इन्हें प्राथमिक चट्टान ही कहते हैं। अन्य सभी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। अन्य सभी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से संबंधित होती हैं। इन चट्टानों में, यानी आग्नेय चट्टानों में, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का अभाव पाया था। जीवाश्म का अभाव पाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो जीवों के या पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के पश्चात जो उथल पुथल हुई, ठीक है, जीवों के अंश धरती में दब गए, ठीक है,
ठीक है। तो उसका अंश इसमें नहीं पाया जाता है, और उसका अंश ना पाया जाने का मतलब सीधा हो गया कि इसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम नहीं होंगे। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो अवसादी चट्टानों के नीचे हैं, ना कि आग्नेय चट्टानों के नीचे। तो जिन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं उनमें ये सारे खनिज नहीं पाए जाएंगे। जो कई बार आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित चट्टानों में किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कई बार पीसीएस में भी पूछा है, और वनडे एग्जाम में जो छोटे छोटे एग्जाम होते रहते हैं उन सब में भी को पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, ये जीवाश्म रहित होती है। जो इसीलिए जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, ये चट्टानें मूल रूप से जो ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं आज भी उसी के आसपास पाई जाती है। जो ये सारी जो चट्टानें आज भी इनका विस्तार सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया आज भी सक्रिय है। क्योंकि जहाँ जहाँ ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का विस्तार हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आग्नेय चट्टान ही परिवर्तित होके अवसादी चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान में बदल गई। ठीक है, वो मूल स्वरूप में अपने रह ही नहीं पाई। ठीक है, कोई भी चट्टान कभी भी मूल स्वरूप में रह ही नहीं सकती है, क्योंकि वो स्वरूप बदलता रहता है। चट्टानें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होती है तो दो चीजों से भी, पहला चीज है जल और दूसरा चीज है क्या, हाँ वेरी गुड, जल और तापमान। ठीक है, ये दो चीजें क्या करते हैं, चट्टान को मूल स्वरूप में रहने ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये उसको वियोजित और विघटित करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि रेगिस्तानी प्रदेशों में अधिक तापमान के कारण चट्टानें रवे के रूप में टूट जाती हैं, जिसको बालू के कण के रूप में वो जो है हमें परिलक्षित होती हैं। जो आ जाओ, ठीक है, परिलक्षित होते हैं। जो तो वो क्या है, वो एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। और कई जगह पे चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। जो खास करके जहाँ पे वर्षा खूब होती है, ठीक है, वहाँ पे मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता में वृद्धि या कमी होती रहती है। जो जैसे आप देखेंगे कि भारत में केरल वगैरह जो हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्षा वगैरह खूब ज़्यादा हो जाती है, शुरुआती दौर में ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे पतझड़ वन तो मिलते नहीं हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन इतने सघन होते हैं, इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी उसके नीचे पहुँचना मुश्किल होता है। जी, तो मृदा सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है और वर्षा का जल पर्याप्त होता है, तो उस कारण से भी उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। तो आज भी आपको आग्नेय चट्टान देखना है तो आप ज्वालामुखी जहाँ पे फट उठ रही है या 10, 20, 50 साल, 100 साल पहले फटी है, तो वहीं आप देख पाएंगे। बाकी कहीं पे भी आग्नेय चट्टान मूल स्वरूप में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ। क्योंकि उसको परिवर्तित करने में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला चीज़ तापमान और दूसरा चीज़ है हाँ जल यानी पानी। ठीक है, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन रहेगा ही रहेगा। जैसे अपने यहाँ देखिए, कोई खेत बिल्कुल बंजर है, बिल्कुल बंजर है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ धूल उड़ रही है एकदम से। जैसे अपने यहाँ कहते हैं रेहार, बांगर, ऊसर, तमाम स्थानीय शब्दों से उसको संबोधित किया था। ये सब शब्द से आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? अगर नहीं परिचित हैं, ठीक है, तो कल से जाइएगा गाँव में, थोड़ा खेती वेती काम करवाइएगा, जो धान वान बिठवा दीजिएगा, इस समय बैठ रहा होगा। ठीक है, ये सब ऊसर बांगर ये सब शब्द से परिचित रहिए। वैसा ना हो कि आप पूर्वांचल से संबंधित हों, बस्ती जैसे जिले से, और आपको ये सब चीज़ें पता ना हो। तो रेहार, बांगर, ऊसर ये सब मृदा की उपजाऊपन की स्थिति को दर्शाते हैं कि मृदा ये भैया बिल्कुल अनउपजाऊ है। ठीक है, कहीं रेहार बांगर ऐसा इस प्रकार का है। अब रेहार है तो रेहार में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी धूप भी नहीं उग पाती, इतना बिल्कुल उसकी पोषक मान बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन आप वहाँ पे केवल दो काम करिए। पहला चीज़ है कि उसमें ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसमें पानी टिक जाए, क्योंकि रेहार में क्या होता है, पानी आप भर देंगे तो सूखेगा ही नहीं, और पानी टिका रहे, और कुछ उसमें सड़ने वाले पदार्थ डाल दीजिए। जैसे आप पुआल डाल सकते हैं, धान के अवशेष जो बचते हैं धान के पेड़ के, उसको डाल दीजिए, भूसा डाल दीजिए, या गन्ने की पत्तियां डाल दीजिए। ठीक है, और पानी भर दीजिए। ये दो चीज़ कर दीजिए, आप साल भर उसमें प्रक्रिया कर दीजिए, अगले साल से उसमें जो है उपजाऊपन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जल उपलब्ध रहेगा। जल उपलब्ध रहेगा, उसके बाद में आप अवशेष डाल देंगे तो उसमें सूक्ष्म जीवों का विकास हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, धीरे धीरे मृदा का जो मूल स्वरूप है उसका
उसको परिवर्तित करना शुरू कर देंगे जो। और जैसे वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, वैसे उस खेत में पानी भी भरेंगे तो पानी सोखना शुरू हो जाएगा। जब पानी सोखना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कि केशिका क्रिया जो है वो बिल्कुल समुचित ढंग से विकसित हो गई जो। और केशिका क्रिया समुचित रूप से विकसित हो गई, इसका मतलब कि अब इसमें उपजाऊपन आ गया जो है। और धीरे धीरे फसलों की खेती करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे उपजाऊ मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जो। तो इसमें दो चीज़ का बड़ा योगदान होता है, जल और तापमान। ये दो चीज़ें किसी भी मृदा के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर देती हैं। लिख लो एक लाइन ये, आग्नेय चट्टानों को मूल स्वरूप में देखने के लिए ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में जाना होगा। क्योंकि चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन का सबसे बेहतर उदाहरण अगर आपको देखना है भारत में, ठीक है, तो आप काली मृदा वाले क्षेत्र को देख लीजिए। भारत में काली मृदा का विस्तार ठीक ठाक जगहों पे है, जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। लेकिन मृदा भी मैंने पढ़ाया था, इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है, लेकिन मृदा तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। एकेडमिक स्तर पे हाई स्कूल इंटर में मृदा के बारे में पढ़ाया जाता है। भारत में काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? अब ऐसे एक लोग महाराष्ट्र बोल दिए, बस सब महाराष्ट्र बोल दोगे? और दूसरे राज्य का भी नाम लो। हाँ, गुजरात में, वेरी गुड। और हाँ, वेरी गुड, कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में विस्तारित है। यानी आप लोग तो सब जानते ही हैं, हमको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यानी भारत में काली मृदा अगर देखेंगे, ठीक है, तो महाराष्ट्र प्रमुख रूप से, गुजरात, कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा और कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग है जो है, ठीक है, पूरे क्षेत्र में काली मृदा विस्तारित है। अब काली मृदा क्या है? ये आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है। आग्नेय चट्टानों के क्षरण के कारण जो है काली मृदा का विकास हुआ है। और काली मृदा किसके लिए जानी जाती है? कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा क्या है? काली मृदा है जो। किसके लिए? कपास। हम लोग कपड़ा उपड़ा पहनते हैं ना, तो किससे बनता है? इन्हीं सब चीज़ों से तो बनता है। आज भी देखिए भारत में जो कपास उद्योग है या कपास या कपड़े से संबंधित उद्योग है, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है सघन रूप से पाया जाता है। अहमदाबाद, मुंबई, वडोदरा, जो छोटे बड़े शहर हैं, ठीक है, इन्हीं सारे, पुणे, इन सारे क्षेत्रों में इन सारे उद्योगों का, यानी कपड़े बनाने से संबंधित उद्योगों का खूब ढेर सारा विकास हुआ है जो। आज भी देखिए पूर्वांचल के बहुत सारे कामगार जो है जाके वहाँ कपड़ा मिलों में काम करते हैं जो, नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मृदा आग्नेय थी, उसका क्षरण हुआ, काली मृदा में परिवर्तित हुई। काली मृदा में परिवर्तित होने पर सबसे सर्वोत्तम जो है वो कपास की खेती के लिए है। अब कपास की खेती के लिए है तो फिर कपास से संबंधित उद्योग भी वहाँ बनाए जाएंगे। कपास से संबंधित उद्योग कपड़ा उद्योग हो सकता है जो, तो कपड़े उद्योग का विकास भी इन सारे क्षेत्रों में खूब हुआ जो है। वो अलग विषय है कि बाद के वर्षों में अन्य क्षेत्रों में भी जो है कपास उद्योग का या कपड़े से संबंधित उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि ये परिवहन के योग्य होता है, परिवहन से इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में अगर आप लोग कभी जाएं तो कानपुर में एक लाल इमली करके एक क्षेत्र है। आज भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अंग्रेजों के ज़माने का ही है, एक ब्रांड का नाम है। अभी आप लोग इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कीजिएगा, फोटो आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से सूती वस्त्र उद्योग जो है उसको बनाने का एक कारखाना है, कारखाने का नाम है, ब्रांड का नाम है लाल इमली। अभी बंद हो गया जो है। ठीक है, तो अंग्रेजों के समय से इसका विकास यहाँ पे किया गया है।
ठीक है। क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी, वहाँ से कच्चा माल पर्याप्त रूप में हमको मिल जाता था, तो कच्चा माल वहाँ से ले आते थे। अब कच्चा माल और तैयार माल में अगर ज़्यादा अंतर ना हो तो उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा अगर पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रांसपोर्ट में पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ लेबर सस्ते मिल जा रहे हैं, जितना हम ट्रांसपोर्ट में खर्च करेंगे उससे ज़्यादा सस्ते लेबर हमको यहाँ मिल जा रहे हैं उत्तर भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे भी विकास हुआ है। इसी तरीके से आप लुधियाना चले जाइए, लुधियाना कहाँ है, पंजाब में, वहाँ भी खूब विकास हुआ है इन सारी चीज़ों का जो है। यानी देश के आंतरिक भागों में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ, लेकिन मूल जो क्षेत्र है वो जो है यही सारे राज्य हैं, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इन्हीं सारे राज्यों में इसका खूब विकास हुआ है। जो यहाँ विकास हुआ है तो यहाँ सबसे दो कारण विकास के हैं। पहला चीज़ है सस्ते लेबर और दूसरा है बाजार बड़ा, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ गुथे हुए हैं। पूर्वांचल एक बहुत बड़ा बाजार है ना, उत्तर प्रदेश, सोचो कितने करोड़ लोग रहते हैं, 25-30 करोड़ लोग तो यहीं रह रहे हैं। जो अगर देश की स्थिति से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 5वां 6वां देश बन सकता है, कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए इतने लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो क्या करने का हम जो है इधर उधर बनाएं। जो अब एप्पल फ़ोन अमेरिका में बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने 125 करोड़ लोग, 40 करोड़, अब तो 140 हो गए, 125 बोलना अब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, 140 करोड़ लोग जो भारत में रह रहे हैं तो भारत में ही बनाओ। इसलिए सारी कंपनियां क्या करती हैं, भारत में ही उत्पादन करती हैं, क्योंकि वहाँ बना के फिर यहाँ लाना कोई मतलब है नहीं। जो और खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा उद्योग से संबंधित, ये किसी भी जगह पे विकसित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है भार ह्रास नहीं होता है, जो या भार बढ़ता नहीं है, जो कि ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रही। अब कंप्यूटर है, लैपटॉप के सारे कल पुर्जे हम मंगा लिए चाइना से, हालांकि नोएडा में असेंबल कर दिए, लिख दीजिए मेड इन इंडिया। खरीदना तो यही के लोगों को है ना। ठीक है, तो वो उद्योग कहीं भी विकसित हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं कि जो वहाँ की मृदा, वहाँ की चट्टानी संरचना, वहाँ के लेबर, वहाँ की पूंजी, एक बात मत करो बेटा, वहाँ की पूंजी, वहाँ के लेबर, इन सब पे डिपेंडेंट होती है। जैसे चीनी उद्योग है, अब चीनी उद्योग, चीनी बस्ती में उत्पादित किया, गन्ना बस्ती में उत्पादित किया जा रहा है, तो फैक्ट्री क्या बनारस में लगाएंगे या दिल्ली में तो लगाएंगे नहीं, कि बस्ती से गन्ना लद के जाएगा दिल्ली, पता लगे ट्रांसपोर्ट में बहुत रुपया लग जाएगा, जितनी चीनी नहीं उतना पैसा आपका परिवहन में लग जाएगा, तो घाटे का सौदा है ना। तो इसलिए चीनी मिल अगर कहीं लग पाएगी तो कहाँ लग पाएगी, जहाँ गन्ना वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये भार ह्रास वाला क्षेत्र है। जो तो 1 कुंटल चीनी में, गन्ने में कितना चीनी निकलेगा, कितना निकलती है 1 कुंटल गन्ने में, कितनी चीनी लगभग है। कौन कह रहा है 40 किलो जी, 40 किलो को मतलब गन्ने में खाली चीनी भरी रहती है। जो अच्छी क्वालिटी का गन्ना होगा, जिसमें रस की मात्रा ज़्यादा होगी, जो कई प्रकार के गन्ने होते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बांस की तरह होता है, रस कुछ नहीं रहेगा, इतना मजबूत रहेगा कि कहीं अगर दांत टूट जाए अगर उसको अगर खाने लगे तो। ठीक है, तो गन्ने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। 10 से 12 किलो अगर अच्छी क्वालिटी का गन्ना है तो 10 से 12 किलो चीनी निकलेगी। अब 1 कुंटल आप गन्ना लेके दौड़े हैं, जो है 12 किलो चीनी उसमें निकल रही है। अब पता लग गया आपका 5,000 रुपये लग गया ट्रांसपोर्ट में ही, जितनी चीनी नहीं उससे ज़्यादा आप भाड़ा दे दिए। जो तो इसीलिए ये स्थानीय स्तर पे भी जो है स्थापित किए जाते हैं। तो मूल बात कहने का ये है कि काली मृदा का विकास जो है आग्नेय चट्टानों के क्षरण से हुआ है। जो ठीक है, आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही काली मृदा का विकास हुआ है, और काली मृदा का विकास होने के कारण ही वहाँ पे कपास उत्पादन, और कपास ही नहीं, अब तो उस क्षेत्र में चीनी का उत्पादन भी किया जाने लगा है, गन्ने का उत्पादन भी खूब होता है काली मृदा में। जो है ठीक है, अभी देखिए उत्तर प्रदेश आपका चीनी के उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आगे नहीं है। कुल चीनी के उत्पादन में तो आगे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महाराष्ट्र ही आगे है। जो बातें पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, जो है तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके यहाँ से वहाँ ज़्यादा है। जो है नहीं, थोड़ा सा और आगे लिखो, क्या लिखे थे लास्ट वाक्य, हाँ, पर टाइम कहाँ हो गया अभी, अब मैंने शुरू में क्या बोला था कि आज खत्म नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम है, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम है। जो है कौन कहा टाइम भाई है?
टाइम का मतलब नाम भी मत लीजिएगा छुट्टी उट्टी का जो, ठीक है, तीनों खत्म करके तभी जाने देंगे। हाँ, चाहे शाम हो जाए, ठीक है, यहीं रहना। चलो लिखो जल्दी जल्दी, क्या लिखे हैं, लिखे थे लास्ट, ये भी लिखो, लिखो। हाँ, आगे ये भी लिख लो, देखो आग्नेय शैलों के क्षरण से ही, आग्नेय शैलों के क्षरण से ही काली मृदा का विकास हुआ है, काली मृदा का विकास हुआ है। काली मृदा को और क्या नाम कहते हैं? काली मृदा, इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं और रेगुर मृदा भी बोलते हैं। एक बार पूछा है 2021 या 20 के पीसीएस प्री में पूछा था कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो काली मृदा, क्या लिखे हो, काली मृदा का विकास हुआ है जो कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, जो कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। प्रायद्वीपीय भारत का, इसी में आगे, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग इन्हीं चट्टानों से निर्मित है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर भाग इन्हीं चट्टानों से निर्मित है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप, हिंदी में लिख दीजिएगा दक्कन का पठार, ट्रैप मतलब पठार, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दूसरा डालो, हाँ अवसादी चट्टान डालो, सेडिमेंट्री रॉक्स लिख ही दिए, वहां लिखा ही है, पहला दूसरा तीसरा लिख दें। ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो दूसरा डालो, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान भी और परतदार चट्टान भी इसको कहते हैं। तो ये लिख दो अवसादी आबलिक परतदार चट्टान, अवसादी आबलिक परतदार चट्टान। अंग्रेजी में लिख दो, अंग्रेजी में लिखा है, लिख लो सेडिमेंट्री रॉक्स। आवाज कहां से इतनी आ रही है जी? हैं? क्या छुट्टी हुई है? छुट्टी के समय तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है आदमी जो है। ठीक है, अभी तो थोड़ी देर आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, अभी आप लोगों की छुट्टी होगी ही होगी। ठीक है, हम जबरदस्ती 1 मिनट नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग खाली धमकी दे रहे थे। ठीक है, जब आप लोग कह देंगे बंद तो बंद, ठीक है? हैं? हाँ, कई लोग इसी दबाव में दिमाग काम नहीं करेगा कि अब क्या होगा भगवान। ठीक है, तो दबाव बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप लोग थक जाएंगे बता दीजिएगा सर अब हो गया आज का, ठीक है, तुरंत तत्काल क्लास बंद, भले टाइम हो या ना हो। अवसादी चट्टान देखो, लिखो अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा, अब इसको समझाएंगे भैया, अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टानों का मौलिक चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होता है। मौलिक चट्टानों का विघटन एवं वियोजन, अभी सारे शब्द हम परिचित करवा देंगे, तनाव नहीं लेना है। मौलिक चट्टान का विघटन एवं वियोजन होता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है।
जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसको मिटा दें। इसमें 3-4 शब्द आए हैं जो है, जो आप लोगों को बड़ा परेशान कर सकते हैं। पहला है अपर्दन, अपक्षय ही, चलो पहला है तो अपक्षय लिख दिए। वियोजन, विघटन। देखिए कोई शब्द अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा पैराग्राफ ही नहीं समझ में आएगा, इसलिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। अपर्दन का मतलब सीधा सीधा आप जानिए कि जैसा अभी मैंने बताया था कि विभिन्न साधनों के द्वारा, ठीक है। अब विभिन्न साधन है, बात मत करो जिन्हें हम अलग अलग बैठा देंगे, डांट देंगे बहुत तेज। ठीक है, विभिन्न साधनों के द्वारा। विभिन्न साधन कौन कौन से हो सकते हैं? जल हो सकता है, वायु हो सकती है, हिम हो सकता है। ठीक है, यही तो साधन है चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इनके द्वारा चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्दन। अब अपक्षय, वेदरिंग जिसको बोलते हैं, अपक्षय का सीधा सा मतलब होता है कि चट्टानों का कमजोर होना। अपक्षय, अपक्षय का मतलब कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, चाहे वो रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, ठीक है, उसके कारण चट्टानें कमजोर पड़ जाएं। और चट्टानों के कमजोर होने पे जो ये साधन है आपके, जल, हिम और वायु, ये उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब कमजोर हो जाती है चट्टान तो उसको ढोके ले जाते हैं जो। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग लगभग साथ साथ चलती हैं जो। ठीक है, तो इनके द्वारा ही आपकी अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। और वियोजन का मतलब ये होता है कि कोई मूल चट्टान है उसमें अन्य तत्व भी मिल जाएं। वियोजन का मतलब जोड़ना और बी का मतलब अन्य तत्वों का। कोई अन्य तत्व अगर उसमें शामिल हो जा रहा है तो वियोजन हो जाता है जो। ठीक है, वियोजन के बाद में चट्टानें और कमजोर हो जाती हैं, वो ट्रांसफर के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं जो। और विघटन का मतलब टूट फूट हो जाए, और टूट फूट भी इन्हीं सारे साधनों के द्वारा ही होगी। तेज पानी बह रहा है, पतला गए तट को काट के लेके चला गया जो है। अभी आप देखिए इतनी कटान उटान भारत में हो रही है जो है, तमाम नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जो। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तो कटान खूब करती हैं। खास करके जो मैदानी प्रदेश होता है वहाँ कटान बहुत ज़्यादा होती है। पर्वतीय प्रदेशों में होता है चट्टानें कठोर होती हैं तो इतनी कटान नहीं होती है, लेकिन वहाँ भी होती है कटान काम भर की जो, क्योंकि वहाँ पे गति खूब तेज होती है जल की जो है, और स्पेस जो होता है यानी बहाव का जो क्षेत्र होता है वो कम होता है, तो इसलिए गति खूब तेज होती है। इस बार घर्षण से वहाँ पे चट्टानें कट जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो यहाँ पे कुछ चट्टानें छूट भी आती हैं और कटान बहुत करती हैं। नदियाँ जैसे कहा जाता है सर्पीले आकार में चलती हैं, यानी सांप की तरह चलती हैं, ऐसे 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 चलती कि नहीं चलती। ठीक है, तो इस प्रकार से चलने से भी कटान भी होती है और निक्षेपण भी होता है, जो स्वाद ले होते हैं उसको भी छोड़ती हैं जो। तो इसी सारी प्रक्रिया के द्वारा जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण गंगा और उसकी संबंधित या सहायक नदियों के द्वारा निर्मित गंगा का मैदान, या उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो तमाम नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है जो है। तो ये सबसे बेहतर उदाहरण है कि यहाँ पे अवसादी चट्टानें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं जो। ठीक है, तो लिखो इसको आगे। विघटन मतलब टूटना। ठीक है, विघटन जब कमजोर हो जाएंगे, ये तीनों जो बातें हैं ये क्या है? ये कमजोर होने की बात है जो। ठीक है, अपर्दन तो चलो ठीक है, ट्रांसफर की बात कर रहा है कि विभिन्न साधनों के द्वारा या अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। लेकिन ये अपक्षय और वियोजन, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया हैं कि चट्टानें कमजोर होती हैं जो। ठीक है, और चट्टानें कमजोर होती हैं तो टूट ही जाएंगी। अगर थोड़ा सा धक्का लग जाएगा तो टूट जाएंगी जो है। जैसे तेज धूप होती है तो चट्टानें अब देखिए बिल्कुल जल जाती हैं एकदम से जो। जैसे उसमें पानी पड़ेगा तो वो बिल्कुल बिखर जाती हैं, एकदम से मिल जाती हैं, यानी जल में पूरी तरीके से घुल जाती हैं जो।
ठीक है। तो विघटन का सीधा सा मतलब ये हुआ जो कि अपक्षय कमजोर करती है, अपर्दन ट्रांसफर करती है, विघटन भी तोड़ फोड़ को इंगित करती है, वियोजन का मतलब कि उसमें और अन्य खनिज पदार्थ जो है शामिल हो जाते हैं जो। ठीक है, लिखो आगे। इसकी रचना परतों में होने के कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान भी कहते हैं। देखो, पूरी पृथ्वी की सतह, पूरी पृथ्वी की 75% सतह पर, इस तरह लिखो, पूरे पृथ्वी के 75% सतह पर अवसादी शैलों का विस्तार पाया जाता है। अवसादी शैलों का विस्तार पाया जाता है। ये चट्टानें कोमल स्वभाव की होती हैं। ये चट्टानें आगे कोमल स्वभाव की होती हैं। कोमल मतलब कि कठोर नहीं है, कोमल स्वभाव की होती हैं। इसीलिए ये चट्टानें कोमल स्वभाव की होती हैं, इसीलिए अपरदन का प्रभाव इन पर सबसे अधिक होता है। इसीलिए अपरदन का प्रभाव इन पर सबसे अधिक होता है। बालू, आगे लिखो, बालू, बजरी, रोड़ी, हाँ बालू, बजरी, तो मोरंग मोरंग हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। बालू, बजरी और ये सब किसके उदाहरण है? सब अवसादी शैलों के ही उदाहरण है जो है। बालू, बजरी, रोड़ी, रोड़ी नहीं लिख पाएंगे, लिख लिए, आदि अवसाद के ही रूप हैं। आदि अवसाद के ही रूप हैं। कोयला और चूना पत्थर, कोयला और चूना पत्थर, कोयला और चूना पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली, कोयला एवं चूना पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। यानी आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन अवसादी शैलों में जीवाश्म को पाया जाता है। इसलिए अवसादी शैल जहाँ होती है वहाँ पे खनिज पदार्थ, विशेषकर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब खूब पाए जाते हैं जो। ठीक है, आप देखिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया छोड़ लीजिए, पहले भारत में ही देख लीजिए, जहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उपलब्ध है वहाँ पे अवसादी चट्टानें ही पर्याप्त मात्रा में है जो। ठीक है, तो इसलिए इन चट्टानों में कोयला और क्या लिखो दूसरा, चूना पत्थर, ये इसकी जैविक उत्पत्ति के उदाहरण हैं। ठीक है, अब तीसरी बात बोली तो पवन द्वारा भी जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो उसका भी उदाहरण एक लिख लो। लिखो, तथा पवन के द्वारा, पवन मतलब वायु, पवन के द्वारा, तो कई बार हम आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं ना, मतलब पवन के बारे में बता देते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे कि सर इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हवा और पवन में अंतर ना कर पाएँ। पर्यायवाची सब तो पढ़े ही होंगे हिंदी में, हाँ, तो पवन और हवा में अंतर तो आप लोग समझ रहे होंगे जो है कि एक बात है जो लगभग लगभग।
लेकिन भूगोल में दोनों में भी अंतर हो जाता है। हाँ, क्या लिखे हैं, पवन के द्वारा दूर तक स्थानांतरित किए गए अवसाद के कणों के द्वारा, पवन द्वारा दूर तक स्थानांतरित किए गए अवसाद के कणों के द्वारा लोयस पठार का निर्माण होता है। लोयस पठार, लोयस पठार, नाम है, लोयस पठार भी बता देंगे, लिख लो पूरा है, निर्माण होता है भी अगर हम भूल जाए बोलने तो तुम लोग पूछ लेते हो कि सर पूरा बोल के कहेंगे इसके बाद क्या लिखें, तो है जैसे बोले इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लोयस का पठार। अब यहीं रुक जाए मान लीजिए, तो है लिख लो अपने तरफ से। अब पूर्ण विराम हम भी बोलें हैं, कामा, पूर्ण विराम, ये सभी बहुत जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको कामा लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम करना है, ये सब भी आपके जो आंसर राइटिंग होती है उसमें चेक किया जाता है। ठीक है कि नहीं कि पूरा 5 पैराग्राफ लिख डाले, एक तो पूर्ण विराम और एक तो कामा का प्रयोग नहीं किए जो। ठीक है, जहाँ फटाउक मात्रा वहाँ बढ़ाउक मात्रा लगा दिए, कहीं चांद की बिंदी रखना है रखे ही नहीं, कहीं नहीं रखना है वहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये सब गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमसे गलतियाँ बहुत होती हैं, हमारे जो पुराने नोट्स हैं अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो उसमें सही करता रहता हूँ। जो मैं संसद लिखता था तो कभी बिंदी नहीं लगाता था सा के ऊपर, जो ऐसे लिख देता था। जो हमको समझ में आ जाता था तो हम चलो ठीक है, जब आगे बड़े हम कह रहे यार बिंदी नहीं लगाए हैं कहीं पे जो। ठीक है, ऐसा नहीं था, आदतन था, ऐसा नहीं था कि हमको ये सही लगता था बिल्कुल शुद्ध शब्द है जो। लेकिन अब जब बाद में पढ़ेंगे आप, जैसे आप खुद लिख के, मैं इसलिए आप लोगों को लिखवाने का प्रयास करता हूँ कि लिखिए खूब, उससे अपनी कमियाँ बहुत पता चलती हैं जो। ठीक है, अपनी कमियाँ आपको पता चलना है तो 2 काम कीजिए, एक लिखिए और दूसरा क्या कीजिए कि अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, आप अपना वीडियो बनाइए, 5-7 मिनट का वीडियो बनाइए, कुछ भी बोलिए, किसी भी विषय पे बोलिए और उस वीडियो को 4-5 बार देखिए। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ हम बोलने में गलती कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कोई चीज़ बताने में गलती कर रहे हैं। ये इससे बहुत आपको अपने व्यक्तित्व को जानने में बड़ा बढ़िया मौका मिलेगा जो। ठीक है, ये काम कीजिए आप लोग, या शीशे के सामने बोलिए। ठीक है, तब भी आपको पता चलेगा कि आप कितनी चीज़ें एक बार में सोच पाते हैं जो। ठीक है, सोचने का ही एग्जाम ये है। ठीक है, सोचने का मतलब कि तत्काल तत्काल कितना सोच पाते हैं जो। ठीक है, वैसे आप दे दिया जाए कि हाँ चलो सोचो इस विषय में 5 दिन का समय, तो 5 दिन में तो आप खंगाल डालेंगे, लेकिन तत्काल आप कितना सोच पाते हैं। जैसे कोई एकाएक पूछ ले कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, ठीक है, तो अभी ये सोचने का विषय है ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं बिल्कुल कमियां लटकी हुई हैं आपके बगल में कि देख के बता दिए कि हाँ ये कमी है। देखिए, ये सोचने का विषय है। और सोचने का भी है कि आप कितना तेज़ी से सोचते हैं। अगर शाम तक का समय दे दिया तो आप पता ही कर लेंगे जो है कि हमारी अच्छाइयाँ क्या है और कमियाँ क्या हैं। अच्छाइयाँ पूछ लिया जाए, अच्छाइयाँ भी बताने पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, मेरे कहते हैं अपनी 5 अच्छाई 5 बुराई बताओ। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अच्छाई बता देंगे आप लोग कि जो है बड़े बड़े महापुरुषों में भी वो अच्छाइयाँ न रही होंगी। ठीक है, बुराई भी पूछा जाएगा तो बुराई भी ऐसे बता देंगे कि बड़े बड़े अपराधियों में भी बुराई नहीं होगी, जेल में है इस समय जो। ठीक है, तो दोनों को भी आपको संतुलित तरीके से तत्काल बताना है जो। इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू में और क्या होता है जो। इंटरव्यू में उसको भी पता है कि इतना बड़ा एग्जाम 10-12 पेपर देखे ये हमारे सामने पहुंच गया है, तो इसके ज्ञान के आगे हम कुछ नहीं हैं। 60 साल का आदमी आपके सामने बैठा है, जो इंटरव्यू लेते हैं वो 60 से तो कम होते ही नहीं, लगभग लगभग रिटायर लोग होते हैं या कुछ वर्किंग भी होते हैं, IAS वगैरह। ठीक है, तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो 60 साल से प्लस है, उनको कितना चीज़ तथ्य पता होगा, जितना आपको याद करने की क्षमता है उतनी उनकी को थोड़े है जो। उनको कुछ नहीं पता है। अगर आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो जितना आप बताते हैं उसका 10% भी नहीं बता पाएंगे, पर उनको अनुभव है और वो आपके मनोविज्ञान से खेल सकते हैं। वो आपके मनोविज्ञान से खेल सकते हैं जो। ठीक है, वो खेलते भी हैं जो। वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आपको तत्काल सोचना पड़े, तथ्य पूछेंगे ही नहीं।
वो थोड़े पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है, वो ये पूछेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली क्यों बनाई गई, लखनऊ बनाना चाहिए था, या फिर भोपाल को बना देना चाहिए, मध्य में लगभग था जो, ये दिल्ली क्यों बना दिए, जो दिल्ली में ऐसा क्या खास लगाव था जो। ठीक है, अभी इसमें सोचने वाला विषय है ना, इसको तो आप याद कर ही लिए कि दिल्ली है तो उसमें कौन सी नई बात है जो। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो है तत्काल सोचने वाले होते हैं। तत्काल सोचो, और तत्काल आप कब सोच पाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ कि तत्काल तभी आप सोच पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस में होगा। ठीक है, प्रैक्टिस में कब होगा, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग में तत्काल आपको सोचना है और तत्काल लिखना है जी। ठीक है, तो आज कितने लोग हमारा जो कल का क्वेश्चन था वो लिख के लाए? 3 4 5 6, कुछ लोग लिख के लाए लेकिन आधे हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ठीक, कॉन्फिडेंस मेंटेन किया आप लोग। हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो? हाँ ये भी, इसका भी तर्क सही है। ठीक है, एक ही लिख के लाइए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लिख के लाएं, हम इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, 2 लिख के लाएंगे तब तो हम अपनी खुशी हमारे ठिकाना ही नहीं होगा जो। ठीक है, तो लिख के लाइए आप, एक लाइए, आधा लाइए, लेकिन लाइए। ठीक है, पूरा हाथ उठाइए जो है कॉन्फिडेंस में, लिख के लाए हो। कई लोग तो इतने चोर हैं कि नहीं लाए तब भी हाथ उठा दे रहे हैं। ठीक है, सोचते हैं कौन सा अभी इकट्ठा करने जा रहे हैं, हाथ उठ गया तो उठ गया। ठीक, मैं देख लिया हूँ, अभी मैं देखूंगा कि वो आदमी जमा करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए फिलहाल अवसादी चट्टानों पे आइए, क्या लिखें लास्ट? लोएस पठार। लोएस पठार कहाँ है? चीन में जो। ठीक है, एक बहुत बड़ा पठार है जो, वो समझो कि वायु के कणों के द्वारा ही स्थानांतरित की गई छोटे छोटे कण जो हैं अवसाद के, उन्हीं से वो पठार ही निर्मित हो गया जो है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी धूल डेली उड़ रही है जो है। ठीक है, तो जो है 2 4 हज़ार साल में या 100 200 साल में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो दिख ही जाएगा जो है। ठीक है, तो पूरा लोयस का पठार ही बन गया जो है, उसका नाम दे दिया गया लोयस का पठार जो है। तो सबसे बेहतर और उत्कृष्ट लोयस का पठार कहाँ है? चीन में है जो। ठीक है, आगे लिखो, इसी में आगे इसको लिख लो, जो कि लोयस पठार है, उसके बाद जो कि चीन में मिलता है, जो कि चीन में मिलता है, जो कि चीन में मिलता है, यानी लोयस पठार है जो कि चीन में मिलता है। नहीं हुआ तुम्हारा, क्या दिक्कत है बताओ? लिख लिए? हाँ, और आगे लिखो थोड़ा सा, लिखो रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण। अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जो रासायनिक विधि से निर्मित हैं जो? लिख लो, सेंधा नमक। नमक, सेंधा नमक आप लोग नहीं सुने हैं? हाँ, तो सेंधा नमक, जिप्सम। जिप्सम जानते हैं ना? नहीं जानते हो? जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पीओपी होता है वो और क्या है, जिप्सम ही तो है। ठीक है, लोग सब जानते हो, खाली हमसे पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि देखें गुरुजी जानते हैं कि नहीं। आगे लिखो, जिप्सम, सेंधा नमक, सोरा। सोरा, सोरा, ये सारे पदार्थ क्या हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सब आप जाके घर पे थोड़ा देखिएगा कि कहाँ कौन से पदार्थ हैं जो हैं। तो ये सब हम क्या बताएं, सेंधा नमक तो देखे ही होंगे, इसमें नो डाउट। खाने वाली चीज़ तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, बाकी और चीज़ें भी देखिएगा। हैं, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है, सोरा भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थों में भी निर्मित बनाने के लिए निर्मित होता है, और वैसे भी प्रयोग किया जाता है केमिकली रूप में जो है तमाम चीज़ों में। ठीक है, लिख दो, आगे लिख लो, और आगे लिख दो, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा सिंधु का जलोढ़ मैदान,
गंगा सिंधु का जलोढ़ मैदान, निकल जाने दो इस लड़के को, तुमको जाना रहता है दूर क्या, कहाँ जाना रहता है? बांग्लादेश का है कह रहे हो? हाँ, हाँ, 12 किलोमीटर दूर, तब निकल जाओ, निकल जाने दो भाई, जाने दो। बस हो जाती है क्या? जाओ जल्दी जाओ, भगो। कौन कह रहा था बांग्लादेश जी? हैं? हाँ, ए लिखो भाई, लिखो लिखो, नहीं तो आप बैठे रहोगे, हम छोड़ेंगे आज, है ही नहीं। ठीक है, क्या लिखे हो? जलोढ़ मैदान भी अवसादी शैलों से ही निर्मित है, या अवसादी शैलों का ही उदाहरण है। अवसादी शैलों का ही जमाव है, या क्या लिखे हैं वाक्य? हाँ, उदाहरण है, उदाहरण भी लिख सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। देखो, अवसादी शैलों शैलों में, अवसादी शैलों में 80% शैल, 12% बलुआ पत्थर, 80% शैल मूल स्वरूप है चट्टान का वो, 12% बलुआ पत्थर तथा 8% चूने का पत्थर होता है। पैराग्राफ चेंज कर दो, लिखो, अवसादी शैलों में, अवसादी शैलों में आर्थिक महत्व के खनिज, अवसादी शैलों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं। हाँ, कम पाए जाते हैं, लेकिन खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, एवं प्राकृतिक गैस के भंडार, एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अवसादी शैलों में ही विद्यमान हैं, अवसादी शैलों में ही विद्यमान हैं। वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर जलोढ़ जैसी उपजाऊ मृदा, वहीं जलोढ़ जैसी उपजाऊ मृदा भारत जैसे देश में, जलोढ़ जैसी मृदा भारत जैसे देश में कृषि का आधार है, कृषि का आधार है। अब अभी आप मान के चलिए कि 10 मिनट का समय लगेगा तीसरा पढ़ाने में, 10 मिनट तो न्यूनतम लग ही जाएगा। तो अगर आप लोग कहें तो पढ़ा दें, हम ना कहें तो आप लोग जा सकते हैं, ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ाएंगे 1 मिनट। पढ़ा दें? टोपी बताओ, पढ़ा देते हैं, ठीक है। कल से नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, लिख लो, तीसरा डालो। बहुत थक गए हो तो रहने दे, ज़बरदस्ती नहीं करते। क्यों बेटा, पढ़ा दें कि रहने दें? मतलब ये नहीं हमको खुश करने के लिए कि कह देंगे पढ़ाएं तो इसका मतलब लगेगा कि गुरुजी बहुत ही, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, ठीक है। नहीं, मरते मरते नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा एक सिद्धांत है जो है, अपनी क्लास में भी बताते हैं, यहाँ तो कम बताते हैं, ठीक है। जो हमसे भूगोल पढ़ा हुआ मैं उसको बताता हूँ, ये 2 चीज़ कम बिल्कुल ना कीजिए। तो दबाव में पढ़ना नहीं है, मन नहीं कर रहा है, किताब खोले बैठे हैं घर वालों को दिखाने के लिए,
ठीक है, तो वो सब बेकार की पढ़ाई होती है, वो सब दिखाने की पढ़ाई होती है। ठीक है, और सोना, सोना मतलब वो वाला नहीं, गहना वाला, स्लीपिंग वाला। ठीक है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और खूब दवा खाइए। ठीक है, तभी आपका दिमाग सही से काम करेगा। और थकान में न पड़िए, थकान लगी हो तो सोइए। तो शरीर भी अपनी एक उसकी सीमा है, ऐसा कुछ थोड़े है कि आप 15 घंटे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तीसरा डालिए, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। लिख लो इसको। देखो, अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में, अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप एवं दबाव के कारण, अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप एवं के कारण दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से, परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित या कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। रूपांतरित या कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान, रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान मौलिक चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में, मौलिक चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे पहचानना कठिन होता है, जिसे पहचानना कठिन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि जो कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें हैं, ये दोनों चट्टानें कायांतरित और रूपांतरित होती हैं। ये भी अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है और आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है, तापमान और दबाव के कारण जो है। ठीक है, तो उसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं, इसमें ज़्यादा लिखना उखना कुछ नहीं है, आप उदाहरण लिख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो फिर छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, इसी में अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग लिख दीजिए, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के उदाहरण, इस तरह लिख लेंगे तो और बेटर होगा। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के उदाहरण। वैसे अवसादी चट्टान क्या है, चूना पत्थर क्या है, वैसे लिख दीजिएगा अवसादी चट्टान है। अब चूना पत्थर का अगर रूपांतरण होगा तो वो किस प्रकार में बदलेगी, है संगमरमर, चूना पत्थर। अब ये क्या है, ये अवसादी चट्टान है। अब चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित में जब बदलेगी, यानी तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण जब ये नए रूप में आएगी या नए स्वरूप में आएगी, तो इसको क्या नाम देंगे, ये दूसरे स्वरूप में आ जाएगी तो उसको दूसरा हो जाएगा। अब इसका जब एक कायांतरण होगा, कायांतरण होगा तो ये बन जाएगी संगमरमर। संगमरमर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे संगमरमर क्या है, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान है कि अवसादी चट्टान है, तो क्या बताएंगे, सोनल बताओ। वेरी गुड, तो मतलब इसका ध्यान वान है यहीं पे। ठीक है, और वो कहाँ गई तुम्हारी बहन है क्या, कैसे, ये क्या है, चूना पत्थर क्या है, रूपांतरित चट्टान है कि अवसादी, अवसादी है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्लास में ही हो। दूसरा उदाहरण लिख लो,
बालू पत्थर, बालू पत्थर, बालू पत्थर का अगर रूपांतरण होगा तो ये क्वार्टजाइट में बदल जाएगा। बालू पत्थर। तीसरा है सेल, सेल का अगर परिवर्तन होगा तो ये भी अवसादी चट्टान है, सेल भी, ये स्लेट में बदल जाएगी। और एक और लिख लो, चाक एवं डोलामाइट, चाक एवं डोलामाइट, चाक एवं डोलामाइट, ये डोलामाइट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा मिटा हम लिख देने, आप लोग पता नहीं, लिख लेंगे। चाक एवं डोलामाइट भी आए, सेल भी अवसादी चट्टान है भाई, जैसे चाक वगैरह होता है उसी तरीके से सेल भी परतों में पाई जाती। इस सेल के नीचे तो ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जो नेचुरल गैस होती है उस सेल ये परतों में होती है, उसी परतों के बीच बीच में प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं। ठीक है, चाक हम फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा मिट गया था। चाक एवं डोलामाइट, ये भी क्या होता है, संगमरमर में भी बदल जाता है, संगमरमर। ठीक है, तो अब देखो ये सब किसके उदाहरण है? अब ये जाना घर पे, अब हम क्या बता दें उसके बारे में जो है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाक पूछ रहे हैं, चाक में हम क्या बता दें कि चाक भैया सफ़ेद होता है कि क्या होता है, जो जाएगा घर पे तो उसमें नेट पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसा होता है। सब खनिज पदार्थ ही सब हैं जो है। ठीक है, बस इसमें ये जानना है आपको कि जब इनका तापीय और दाब के द्वारा रूपांतरण होता है तो ये अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इस चट्टान का नाम ही रखा गया है रूपांतरण या कायांतरण जो। ठीक है, दूसरा हेडिंग इसमें डाल दो, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण। मिटा दें इसको, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण। अब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि चट्टानों के उदाहरण भी तैयार हो जाएंगे आपके। आग्नेय चट्टानों का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आपको देना है तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बदल जाएगी नीस में। दूसरा लिख लो बेसाल्ट, बेसाल्ट, ये बदल जाएगा एम्फीबोलाइट। पढ़ ले जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो बता देंगे एम्फीबोलाइट। और तीसरा है बेसाल्ट, एक और चीज में बदलता है, सिस्ट में भी बदलता है, ये भी लिख लो। बेसाल्ट ही जो है बेसाल्ट ही सिस्ट में बदलता है। तो ये सब हो गए कायांतरित चट्टान के उदाहरण। और ये आपका हो गया आग्नेय चट्टान। तो तीनों के उदाहरण भी आपको यहाँ तैयार हो गए और रूपांतरण भी आपको याद हो गया जी। तो इसको जाइएगा घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। जो लोग क्वेश्चन लिखे हैं वो लोग ला के दे दें, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग आशा करते हैं कि लिखेंगे जो है। आज हम क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, आज देखें कितने लोग लिख के दिए हैं, तब फिर सोचते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखा करो भैया, बहुत जरूरी है। मजाक का विषय अलग है, अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी, आप ये पूरी किताब जो है पूरा रट जाएंगे,
तब भी आप कोई कोई पद नहीं पा सकते हैं, ये जान लीजिए। इकट्ठा करके लाओ दे दो। आज रहने देते हैं, आज नहीं देंगे क्वेश्चन, कल वाला देखते हैं कितना लिखे हैं आपको। कल शनिवार है ना, कल 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। संडे को आप लोग दिन भर लिखिए। कॉपी नहीं, कॉपी हम कहाँ लाद के ले जाएंगे जी? नहीं, अब ऐसे देखने कोई मतलब ही नहीं होगा। ऐसे हम का स्कैनर रखे हैं, इसे देखेंगे तो तुरंत स्कैन कर लेंगे कि हाँ सही की गलत है। उसको चेक करेंगे घर पे ले जाके बैठ के, तब पता चलता है। जो सोनम लिखी हो, लाओ जी, ले बेटा सबका लाओ। तुम लोग भैया लड़कों में लिखवा करो भैया। हम सोच रहे हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो कुछ इसका परिणाम निकले, बाकी हमको चेक करने कोई वो नहीं है। ले आओ, कई कई लोग ले आओ। नाम जरूर सब लिख दीजिएगा, बेनाम ना रहे किसी का। ले आओ, जल्दी लाओ। चलो कोई बात नहीं, ये की हो ना, चलो ठीक ठीक, कम से कम की हो, यही बात बड़ी बात। ठीक है, जाइए आप लोग मौज कीजिए, ठीक है। दबे बैठे थे एकदम से सब लोग हैं।